और अब उसे चाहिए एक कुल्हाड़ी जिससे कि वो अपना काम कर सके, जिसके लिए वो पत्थरों की हेल्प से एक कुल्हाड़ी बनाता है और रस्सी के बेट। कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनियों को काटकर गर्माहट देते हुए उसकी बॉडी ठंड पड़ गए थे, इसलिए उसने आग का आविष्कार किया। ये सब देखते हुए बंदरों की तो पतलून गीली हो गई थी, वो पेड़ काट रहा था ताकि वो घर बना सके। इतने में उसकी नींद खुलती और वो देखता है कि हुजूर यहाँ उसके पीछे एक बड़ा डंडा बांध रहे ताकि उसका गर्दन सीधा रहे, और जिस रुमाल से उसका गर्दन बांधा था वो उसे दिक्कत दे रहा था, लेकिन वो आगे निकल पड़ता है। इधर ताइजू फुल जोश में सेंकू के साथ होता है और वहीं सुकासा अपनी टीम बढ़ा रहा होता है। ताइजू सेंकू को बहुत मिस करता है, इसलिए वो रिटर्न आके उसे हाय बोलता है, लेकिन ताइजू जा चुका था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो चिल्ला के बोलता है कि हम जरूर करेंगे, हम एक नया सिविलाइजेशन तैयार करेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद सेंकू देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लड़की दबी हुई है। वो उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत नीचे जाता और देखता है कि वो बुरी तरीके से घायल है, और वो उसे अंदर से निकालता है और वो लड़की उसे निकाल के बाहर लेके जाती है, यानी कि वो लड़की उसे अपने गांव की ओर लेके जाती है। और उसके गांव के गेट पर दो पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे और सेंकू को बाहरी समझ के ये पहरेदार उसके ऊपर हमला करते हैं। छोटा वाला थोड़ा चालाक होता है, लेकिन बड़ा वाला तो उससे भी ज्यादा गुस्सैल होता है। और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक घमासान युद्ध होगा। तभी छोटा पहरेदार एक जादू करता है और उस जादू में से नीली नीली रोशनियां निकलता है। उसे लगता है कि सेंकू इसको देखकर डर जाएगा। तभी सेंकू कहता है कि ये एक नाइट्रिक एसिड है जिसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने से ये फटता है और इसके अंदर से फ्लेम निकलता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी वो पहरेदार उसे अपने घर पे लेके जाते हैं, जहाँ पर बताता है कि इसके अंदर रखे हुए अजीब अजीब सी चीजें जो एक बच्चा बचपन से इकट्ठा करता आ रहा है, और उसे अपने घर से और उन सामानों से बहुत ही ज्यादा लगाव है। और सेंकू ठहरा साइंस, वो इंटरेस्टिंग चीजों के पीछे बहुत जल्दी भागता है। वो बिना कहे उसके घर के ऊपर चढ़ जाता है, रुको वो मेरा घर है, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें मना किया गया है ना, मत जाओ। तब तक सेंकू अंदर घुस चुका था, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी क्योंकि उसके काम के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और एक सिविलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है। इसलिए वो छोटा पहरेदार और ये बंदा दोनों दोस्त बन जाता है। रात को दोनों एक एक चीज को अच्छी तरीके से देखते हैं, उसमें से कुछ फालतू होता है तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे के लिए वादा करते हैं कि ये मिलकर साइंस को बढ़ावा देंगे, एक साइंस का साम्राज्य खड़ा करेंगे। अगले दिन गाँव वालों को पता चलता है कि एक पहाड़ी इस देश में घुस आया है। ये सुनकर मुखिया जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और मुखिया जी को मनाने के लिए हो सकता है कि इसकी बेटी जो बीमार है उसके लिए सेंकू दवाई बनाए और उसमें उसकी बहन उसका पूरा साथ देगी, लेकिन उस कैप्सूल के बारे में जितना ज्यादा सोचना आसान है उससे यही ज्यादा इसको बनाने में मुश्किल आएगी। अगले दिन छोटू इसको एक मैग्नेट लाकर देता है, जिसे देखते ही सेंकू के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो उस लड़की के साथ नदी में कूद जाता है। लेकिन वो देखता है कि रूरी इससे पहले ही आ चुकी थी और वो मैग्नेट से लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच के इकट्ठा कर रही थी। वैसे तो इसका नाम रूरी है, लेकिन इसकी ताकत एकदम गोरिल्ला जैसी है। अब रूरी सब कुछ अकेले कर रही, तो ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना आराम किया जाए, लेकिन रूरी इन दोनों को ऐसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। और ये दोनों हाफ आदिवासी और हाफ मेंटल दोनों नंगे होकर सीधे पानी में कूद जाते हैं। सेंकू मैग्नेट से लोहे के कणों को इकट्ठा कर ही रहा होता है कि उसे एक तरबूज तैरता हुआ दिखाई देता है और वो देखता है कि वो तरबूज नहीं बल्कि उसके अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आती है और ऐसे वो आकर डराती है जैसे कि मत पूछो, इन दोनों की तो पतलून गीली हो जाती है। असल में ये छोटी बच्ची बहुत प्यारी है, ये सबके काम आना चाहती है, इसलिए आज से हम इसके काम को लेकर नाम रखेंगे जासूस। अगले दिन मेटल इकट्ठा करने के बाद वो सब भट्टी में जला जाते हैं। कुत्ते जैसे फुर्ती और गधे जैसी मेहनत करने के बाद छोटी जासूस से लेकर गोरेला यूडी तक बेहोश हो जाती है। अब पूरी तरह रात हो चुकी थी, पूरा गांव और जंगल दोनों सुनसान था, लेकिन पहरेदार अब भी पहरेदारी कर रहे थे। अगली सुबह भट्टी को कोर के देखा जाता है तो वो मेटल पूरी तरह के बारूद बन चुका होता है और सेंकू की मेहनत उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तभी सेंकू देखता है कि छोटी जासूस कुछ कर रही है जो एक पैड के साथ एक बाल लेकर खेल रही थी। तभी सेंकू के दिमाग में फटाक से एक और आइडिया आता है और वो हर एक को ऑर्डर देता है, मुझे ये चीज चाहिए, जहाँ भी हो वहाँ से लेके आओ। अगले दिन सबके सब खेत में पहुंचते हैं और उस चीज को इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसमें माहिर कौन थी? वही गोरेला यानी कि यूरी। अपनी पावर से वो सबको एक साथ इकट्ठा कर सकती थी। अब ये अनाज मिलने के बाद सेंकू के पास एक और नया आइडिया आता है और वो उन बालों को पीटता है पत्थर पे और उसको एक मटके में डालकर एक बड़े से घड़े के अंदर डाल देता है और उसके बाद उसको पीसता है और सब दबा के मेहनत कर रहे थे क्योंकि इस बार जो बनने वाला था वो किसी ने सोची ना होगी, क्योंकि इस बार जो सेंकू बना रहा था वो पूरे गाँव वालों के लिए पहली बार का ऐसा खाना था जिसे बोलते हैं रामेन, और रामेन बन के तैयार हो चुका था। सेंकू के मुंह में पानी तो आ ही रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उन गाँव वालों के मुंह में, क्योंकि उन सब के लिए ये पहली बार था और एक एक बंदे को इसका टेस्ट कराया जाता है। हर कोई इसे खाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सेंकू इसको गिफ्ट के तौर पर गांव के मुखिया के लिए भी लेके जाता है। और गिफ्ट तो बस एक बहाना था, बल्कि उसे अपने कंट्रोल में लाना था। यूरी ये सब समझ के बहुत बुरा मानती है क्योंकि वो उसका बाप था। सेंकू निकालने में होता और छोटा सांच एक एक को पास पहुंचाने में। खुशबू और टेस्ट इतना धाकर था कि एक दूसरे में मार पीट जाती है। लेकिन तभी सुकासा का एक आदमी पीछे से आता है और यूरी की नजर इसके ऊपर पड़ते ही वो उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है। तभी वो बहरूपिया बोलता है, मैं तुम लोगों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे रामेन का टेस्ट इतना खतरनाक था कि मैं भी इंप्रेस हो गया। सेंकू को दाल में कुछ काला नजर आता है, लेकिन वो उसे फिलहाल के लिए इग्नोर करता है और अपने साइंस के साम्राज्य को काम पे लगाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। और अब उसे जरूरत थी एक मैग्नेट करंट पावर की, जिसके लिए वो जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ पर निकलता है जहाँ से आसमान के बादल बहुत ही करीब होते हैं। तभी यूरी एक पहरेदार का भाला लेती है और ऊपर से सीधे पत्थर के अंदर गाड़ देती है और उसके ऊपर उस मैग्नेट को बांध देती है, जिससे कि आसमान की कुछ बिजलियां उसके अंदर आती है। इसकी बिजली को देखकर गांव वाले से उसे लेकर पहरेदार तक की फट जाती है। और इतना सब कुछ मेहनत इसलिए किया जा रहा था क्योंकि
कि सेंकू को एक लाइट बल्ब बनाना था, बिल्कुल जापान के पुराने चीजों की तरह। उसके पास बिजली आ चुकी थी, इसलिए वो पूरा काम स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि उसका लाइट बनके तैयार हो चुका था, जिसकी रोशनी बंदरों से लेकर जानवरों तक को लुभाता है। और वो बहरूपिया जिसके ऊपर सेंकू को शक हो रहा था, उसे कोई पीछे से हमला करता है और हमला इतना खतरनाक था कि वो जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे गिरते ही उसके ऊपर भाले का इस्तेमाल करके उसके पेट में मारा जाता है। गाँव वाले उसे बचाने के लिए आते हैं जब तक वो सारे आतंकवादी भाग चुके होते हैं, लेकिन ये बहरूपिया मेंटलिस्ट इतना कमजोर भी नहीं था। उसने अपने को सेव करने के लिए बहुत पहले से इंतजाम कर रखा था। उसने अपने पेट में एक कपड़े का गद्दा बांध रखा था। उसी रात को सेंकू उसका इलाज करता है। जख्म कुछ ज्यादा गहरा नहीं था क्योंकि उसने दिमाग लगाया था। अगली सुबह सेंकू दातून कर रहा था और यूरी अंगलाई ले रही थी। तभी हमारा छोटा जासूस आके उसको खबर करता है कि गांव में एक बहुत ही बड़ा जो जीतेगा वो गांव का मुखिया बनेगा और गांव के मुखिया की बेटी से शादी करेगा। ये सब सुनकर सब अपने अपने ओर निकल जाता है। तभी मेंटलिस्ट करता है, सुनो सेंकू, देखो तुम बीमार हो और तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल मेंटलिस्ट को कोका कोला बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वो उसकी डिमांड तो रख देता है, लेकिन गांव के सभी लोग आपस में भिड़ के हुए उस खेल की तैयारी कर रहा था जिसमें गांव का मुखिया चुना जाएगा। और इधर सेंकू नए ग्लासेस बनाने की बात ही कर रहा था। तभी उसकी नजर छोटे जासूस पर पड़ती है और वो उसका मुखौटा हटा देता है और हम सब देख पाते हैं कि आखिर ये छोटा जासूस कितना प्यारा है। लेकिन फिर देखते हैं कि उसका ये अजीब सा मुंह देखकर सब शौक हो गया। असल में इसको आंखों से धुंधली दिखाई देता है और जब ये तरबूज पहनती है तो इसे फ्रेश दिखाई देता है। तभी सेंकू डिसाइड करता है कि हाँ, हमें यही वाली ग्लासेस बनाने चाहिए। हम सबसे पहले अपने छोटे जासूस की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और वो सबके साथ पहाड़ के ऊपर निकलता है जहाँ पर वो मेटल को ढूंढता है। वो लोग मेटल ढूंढ रहे थे और रात को आकर यूरी उन पत्थरों को पीस रहे थे, फिर रात को पकाया जाता है। तभी सेंकू को उसको अपने दोस्त ताइजू की याद आ जाती है और वो याद करते करते काम कर रहा होता है, लेकिन आखिर में वो मेटल तैयार भी हो गया। वो उसे छोटे जासूस की आंख पे लगा के देखता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है और उसको सही करने के बाद उसके उस हेलमेट पे चिपका दिया जाता है और वो उसको लेके खाली जंगल की ओर, मैदान की ओर निकलता है जहाँ पर उसका टेस्ट होगा। और छोटे जासूस को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सब लोग फिर से काम पे लग जाते हैं क्योंकि उन्हें एक साइंस का साम्राज्य खड़ा करना है और छोटा जासूस उसमें बहुत ही अच्छे से हेल कर रहा था। और अब इन लोगों को एक बल्ब तैयार करना था क्योंकि मेटल और करंट तो उसके पास था ही, लेकिन कई सारी कोशिशों के बाद भी ये लोगों से बल्ब नहीं बन पा रहा, इसलिए गांव के कारीगर की जरूरत होगी। और ये बंदा उसे बांध के लेके आता है और हाथ जोड़ के प्रेयर करता है कि आप मेरी मदद करो, लेकिन ये मना कर देते हैं। तभी सेंकू और वो लड़का दोनों मिलकर अल्टर बटर बनाने लगते हैं। वो जानबूझकर डंडों को उल्टा घुमाते हैं ताकि ये उस बूढ़े को गुस्सा आए क्योंकि उसकी कारीगरी की बेइज्जती ये नहीं देख सकते। और एट द एंड हम देख पाते हैं कि कसैकी दादाजी को पूरा गुस्सा आ चुका था। वो एकदम पावड़ में आ चुके थे और वो काम पे भी लग जाते हैं। और वो एक कारीगर है, इसलिए वो सबसे पहले लैब में काम आने वाले ग्लासेस को बनाता है जो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। और कसैकी दादाजी के आने के बाद काम पूरा दुगना हो चुका था। सेंकू सबसे पहले अपना लैब तैयार करता है और उसमें रखे हुए इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ऐसे अगर सिविलाइजेशन को फिर से पुरानी तरह बनाना है तो बहुत मेहनत होगी। और तभी साइंस टीम एक नए मिशन की ओर निकलती है जहाँ पर इन लोगों को हो सकता है कि मौत से भी खेलना पड़े। सेंकू की ये सारी बातें सुनकर उसके टीममेट्स तो पूरी तरीके से घबरा चुका था। और यहाँ पर जो ये लड़का इतना धीमे चल रहा है अपने भाले को आगे लेते हुए, वो एक जहरीली गड्ढे में जा रहा है जहाँ पर जहरीली पानी है जिसका धुआं इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर वो इस भाले को छुएगा तो ये भाला काला हो जाएगा, क्योंकि इसका भाला चांदी का बना हुआ है ना कि मेटल का। और यही वजह है कि वो इतनी सावधानी से और अपने भाले को आगे की ओर लेके चल रहा है क्योंकि इसे सेंकू ने ऑर्डर दिया था। और वो लोग इस नदी के पास पहुंच जाते हैं और नदी के पास पहुंचते ही वहाँ का माहौल इतना ज्यादा डेंजरस हो गया था जिसको देखकर सबकी मुंह निकल जाती है। एक लड़का तो नदी के अंदर भी गिरने वाला था, लेकिन साइंस टीम के एक मेंबर ने उसे बचाया और भाले के काले होने से पहले उन लोगों ने वो गैस को इकट्ठा कर लिया था और एक बोतल में पैक करने के बाद उन लोगों का मिशन भी पूरा हुआ। अब वो लोग तुरंत गाँव निकलते हैं और उसके साथ अपना काम शुरू कर देता है क्योंकि यूरी की बहन की तबीयत डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी। और अगर सेंकू को उसे सही करना है तो उसे दोगुना काम करना पड़ेगा क्योंकि अगले दिन वहाँ पर वो लड़ाई होने वाली है जिससे गाँव का नया मुखिया और यूरी की बहन का पति ढूंढा जाएगा। पहला मैच होता है गाँव के खतरनाक लड़के और एक चेंबू में। जो बड़ा वाला पहरेदार था एक की ताकत तो नेक्स्ट लेवल है क्योंकि पीठ पर ढाल लिए जो पहरेदार फाइट कर रहा है उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। और इन दोनों की फाइट पूरी तरह से एक तरफा हो गई है क्योंकि इसे दिखाई नहीं देता, इसलिए पहले पंच में ही ढेर हो जाता है। और यहाँ ये लड़का जमीन पर लेटा अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन हमारा छोटा जासूस ये सब नहीं देख पाता है और अपने आप को नचाते हुए अपना हेलमेट उसकी ओर फेंक देता है। गाँव के लोग समझ नहीं पाते हैं और ये समझते जब तक हेलमेट उसके पास पहुंच चुका था। और हमारा पहरेदार भी किसी से कम नहीं, वो उड़कर अपने सर के अंदर लगा लेता है। आई नो कि उस हेलमेट को पहनने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल की पावर आ गई क्योंकि उसे अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। एक तरफा चल रहा ये फाइट अब बराबरी का हो गया था और इसने उसे हरा भी कब दिया पता भी नहीं चला। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा ईमानदार है कि मत पूछो यार। ये गाँव वाले को ओपनली बता देता है कि अगर ये हेलमेट मेरे हाथ में नहीं होता या फिर मेरे सर पे नहीं होता तो मैं ये गेम कभी नहीं जीत पाता, इसलिए इस जीत का विनर है यही बंदा। वो मुखिया जी को अपनी सफाई दे रहा था जबकि पीछे
से उस बंदे ने बेईमानी से उसके सर फोड़ दिया और उसके सर के साथ साथ उसका हेलमेट भी। अब अगला राउंड डेंजरस नहीं बल्कि एकदम पिद्दी वाला था। अबे एक बैट से कौन हारता है यार, उससे अच्छा तो मैं खेल लेता हूँ, तुम खेल लेते हो। लास्ट फाइट होने वाली थी जो कि एकदम डेंजरस थी, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसमें आने वाला था सेंकू। और तुम यकीन मानो सेंकू ये गेम को जीत भी चुका है। वो वहां से जितनी सारी सड़ी हुई शराबें थी उन सबको मांगता है और वहां से लेके तुरंत भाग जाता है क्योंकि उसे उसकी बहन के लिए दवाई बनानी थी। और यूरी जो मुखिया जी की छोटी बेटी है वो भी उसमें उसकी मदद कर रही थी। दवा बनाने के लिए वो सब निकलते झरने के पास, जहाँ पर मेंटलिस्ट दबे पांव भाग रहा था। तभी कसैकी दादाजी ने उसे पीछे से खींचा। ऐसा करते हुए देख कसैकी दादाजी बहुत ज्यादा नाराज हो और ये देखकर मेंटलिस्ट की हालत खराब। और वो बेचारा चुपचाप से काम पे लगता है क्योंकि उसे रात को मिलने वाला था कोका कोला। तू सेंकू इसके लिए कोला बनाया और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। दवा तैयार करने के बाद सेंकू सीधा मुखिया जी की बेटी के पास पहुंचता है और वो उसे तुरंत वो दवाई खिला देता है। दवाई खिलाते हुए पूरे गांव के लोग देख रहे थे क्योंकि सेंकू एक आउटसाइडर जो था। तुम कहाँ देख रहे हो बे, ध्यान से ऊपर देखो दवाई की तरफ। दवा खिलाने के बाद सेंकू थोड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करता है, यूं समझो जैसे कि टोटका। गांव वालों को शर्म आ रहा था और सेंकू थोड़ा भोटी हो रहा था। दवा खिलाने के बाद वो अपने घर पे जाता है। तभी आधी रात को जासूस एक खबर लेके आता है। सुने सेंकू मुखिया जी की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसका इल्जाम वो लोग तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि तुमने उसे दवाई दी है। सेंकू पहुंचता है मुखिया जी की बेटी के पास और वो बताता है कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी है और वो बोलता है ये लास्ट दवाई और इसकी बीमारी दूर। तभी मुखिया जी सेंकू को एक पंच लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी छोटी बेटी उसे रोक लेती है और वो कहती है डैड ये बुरा आदमी नहीं है, ये तो बस हमारी बड़ी बहन की मदद कर रहा था। और अगले दिन ये सब ठीक भी हो जाता है यार। ये सब देखकर दोनों बहनें आपस में रो रही थी, गाँव के सारे पूरे लोग भी रो रहे थे। और तुम मानो ना मानो मुखिया जी भी सेंकू के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और एट द एंड सेंकू को इस गाँव का मुखिया बना दिया गया क्योंकि वो रिटायर हो गए थे ना, समझो यार थोड़ा सा।